नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम देखने वाले मिडिवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है, जिनमें हम आज देखेंगे भाग फर्स्ट, भाग एक, जिसमें हम देखने कम से कम 20 क्वेश्चन है कवर करने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो बने रहिएगा आखिर तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण भारत पर कब से शुरू हुए? सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो भारत पर पहला जो फर्स्ट इन्वेडर था, मुस्लिम इन्वेडर था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम इन्वेडर यानी आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने कब किया था आक्रमण? 712 ईस्वी में। इसने आक्रमण कहाँ पे किया था? भारत के सिंध क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था। ये अरब से आने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी कि जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था ये कौन था? अरब से आया था। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला अरब से आने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो इसने आक्रमण कहाँ पे किया? सिंध क्षेत्र में किया। उस समय उस क्षेत्र का यानी सिंध का राजा कौन हुआ करता था? उसका राजा हुआ करता था दाहिर, जो कि एक हिंदू शाही वंश का राजा था। राजा दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम है, इसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? हज्जाज ने भेजा था। किसने? हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में भेजा था। तो इसने इस क्षेत्र पर आकर के क्या किया? आक्रमण किया और वहाँ के राजा को हरा दिया। वहाँ का राजा कौन था? राजा दाहिर था, हिंदू शाही वंश का राजा था, हिंदू शासक था। उसको उसने हरा दिया और उसके द्वारा किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस क्षेत्र पर जजिया कर लगा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा आता है, दूसरा आक्रमणकारी आता है, सेकंड आक्रमणकारी जो है, सेकंड आक्रमणकारी कौन आता है? द्वितीय मुस्लिम आक्रमणकारी आता है महमूद गजनवी आता है। ये कहाँ से आता है? तुर्कमेनिस्तान से आता है। ये तुर्कमेनिस्तान से आता है। तो ये पहला तुर्क आक्रमणकारी होता है। ये कौन है? पहला तुर्क आक्रमणकारी। जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो कौन था? अरब। तो इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, ये 998 से लेकर के 1030 तक इसके आक्रमण हुए थे। 998 से
998 से 1030 तक इसका आक्रमण चले थे। ये इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया इसने? 17 बार। 1001 से लेकर के 1027 तक। कहीं कहीं पर ये 1001 की जगह 1000 भी लिखा हुआ मिल जाता है कि इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 1000 में किया। कहीं कहीं पर लिखा जाता है 1000। ठीक है, तो एसएससी में कभी आंसर इसने 1000 दिया है तो कभी 1001 दिया है। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई सा एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसने पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? तो इसने पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। पहला आक्रमण ये करता है 1001 ईस्वी में। ठीक है, जब वहाँ के शासक कौन थे? जयपाल थे। तो पहले लड़ाई पेशावर की लड़ाई होती है। पेशावर की लड़ाई होती है किस किस के बीच में होती है? गजनवी की और जयपाल के बीच में। जयपाल वर्सेस गजनवी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसमें गजनवी ने अपना 16वां जो आक्रमण किया था, 16वां आक्रमण जो किया वो किया था इसने 16वां आक्रमण किया सोमनाथ पर इसने 16वां आक्रमण किया। कब किया था इसने? सोलहवां आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। सोमनाथ पर किया 1025 ईस्वी में। और इसका जो अंतिम आक्रमण होता है वो 17वां आक्रमण था। 17वां आक्रमण जो किया उसने 1027 AD में किया था। ये किया जाटों के खिलाफ। हुआ क्या था कि जब ये 16वीं बार अटैक किया इसने 1025 ईस्वी में, तो इसने सोमनाथ मंदिर को बहुत बुरी तरीके से लूटा। जब सोमनाथ मंदिर को लूट के ये वहाँ से पूरा मतलब सोना चांदी और जो भी लूट का सामान तो लेके जा रहा था, तो बीच में इसका सामना होता है वहाँ के जाटों से। तो जब जाटों से इसका सामना होता है तो जाट क्या करते हैं, इसको पीट पाड़ देते हैं और कुछ इसका सामान लेके भाग जाते हैं। तो जब ये वापस आता है 1027 में, तो उन जाटों के खिलाफ वो युद्ध करता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। ठीक है, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में जो लेखक थे जिसको इसने शरण दी वो थे फिरदौसी ने क्या किया था? शाहनामा लिखी थी। फिरदौसी था। फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी ने लिखी शाहनामा। एक और दूसरे जो फेमस राइटर थे वो थे अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी तहकीक हिंद, जैसे किताब हुल हिंद भी कहते हैं। तहकीक ए हिंद, इसका दूसरा नाम है किताब उल हिंद। ये कौन सी भाषा में? ये आपकी अरबी भाषा में लिखी हुई है और इसमें टोटल 80 अध्याय हैं। कितने? 80 अध्याय हैं। ठीक, अब इसके बाद में आता है आपका, ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ, एक बार सारे इंक इस पे से हटा देता हूँ। ठीक, इसके बाद में आते हैं आपके तीसरा जो प्रमुख आक्रमणकारियों में से आता है मोहम्मद गौरी। थर्ड है मोहम्मद गौरी। ये तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी होता है और दूसरा तुर्क।
दूसरा तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, इसने 1175 से लेकर के 1206 तो मोहम्मद गोरी जो है इसका फारसी में नाम होता है मुइजुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद। हमने उसमें देखा था ना, मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी में एक चीज़ हमने देखी थी, लिखी नहीं वहाँ पे। मोहम्मद गोरी के उसमें लिख लेंगे, वह हिंद का युद्ध हुआ था। तो गजनवी और हिंदू शाही जो शासक उनके बीच में होता है, एक संघर्षों की एक श्रृंखला चली थी, वह हिंद के युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गोरी दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था, जिसके जो आक्रमण या बोले शासन जो था वो चला 1175 ईस्वी से 1206 में। जिसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में जो होता है वो मुल्तान पर होता है। इसका पहला आक्रमण जो होता है ना, पहला आक्रमण होता है वो 1175 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? मुल्तान पर होता है। ये मुल्तान पर आक्रमण करता है 1175 में। 1178 में क्या कर देता है ये? 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। तो गुजरात पे वहाँ पर नायकी देवी है, वो शासन कर रही होती है। तो वो क्या करती है ना कि अपने पुत्र के साथ में और आसपास के राजाओं के साथ में मिल करके युद्ध करती हैं, युद्ध लड़ती है और मोहम्मद गोरी को हरा देती है। ठीक है, 1178 ईस्वी में। किस किस ने लड़ा था ये? मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय, नायकी देवी। ठीक है, फिर मोहम्मद गोरी दिल्ली की तरफ जाता है। तो दिल्ली में इसको मिलते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में कौन मिलता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी की पहली लड़ाई होती है। तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जो दिल्ली जो थी उस समय पृथ्वीराज चौहान के अधीन में थी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की पहली लड़ाई होती है। को किस किस के बीच में? चौहान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इनके बीच में होती है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। तो पहली लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। तो मोहम्मद गोरी को जब बहुत बुरी तरीके से हरा देता है तो मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है और इंतज़ार करता है और अपनी सेना को पावरफुल बना रहा होता है, अपनी सेना को। ठीक है, तो उस दौरान पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर से एक और लड़ाई होती है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में। इस बार क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है कौन? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसको कैद कर लेता है। मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हो जाती है। इस लड़ाई के अंदर इसका एक सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसका साथ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसने दूसरे युद्ध में इसकी मदद करी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसी भी कहानियाँ प्रचलित है कि संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी, इसका पृथ्वीराज चौहान को इससे प्रेम हो जाता है और ये इसका अपहरण कर लेता है और शादी कर लेते हैं, जिससे जयचंद नाराज़ हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता है। ये सारी जो कहानी है, ये जो चंद्रवरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज राजस्व, उसमें लिखी गई है। ये उसके हिसाब से बताई गई है। इस महाकाव्य के अनुसार, जो पृथ्वीराज राजस्व का महाकाव्य चंद्रवरदाई का, उसके अनुसार गहड़वाल जो राजा है जयचंद, उसकी बेटी संयोगिता है, उसका प्रेम विवाह होता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन यदि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने के लिए जयचंद ने उसको इनवाइट किया, तो मोहम्मद गोरी क्या करता है? अगला आक्रमण मोहम्मद गोरी क्या करता है कि अगला आक्रमण कर देता है उसी के ऊपर। चंदावर की लड़ाई होती है फिर। किसकी? चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई कब होती है? चंदावर का युद्ध कब होता है? ये होता है 1194 में। और किसके साथ होता है या किसके खिलाफ होता है? ये होता है गोरी और जयचंद के बीच में। गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गोरी जीत जाता है। इसमें क्या होता है? गोरी जीत जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि गोरी जीत जाता है। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या कहानी है कि इस युद्ध की क्या कहानी बनाई गई है, जो कि इसी से ली गई है कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हो रहा होता है, तो जयचंद को हेल्प करने के लिए बुलाता है, लेकिन जयचंद हेल्प करने से मना कर देता है गोरी को, जिससे गोरी नाराज़ हो जाता है। और फिर पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसके बाद में जयचंद के खिलाफ ही वो युद्ध की घोषणा कर देता है। ठीक है, यानी कि उसी से युद्ध करना लग जाता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब गोरी के गुलाम थे, उसके क्या उत्तराधिकारी नहीं था गोरी के, तो गोरी अपना जो शासन है अपने गवर्नरों के थ्रू चला रहा होता है, अपने गवर्नरों के थ्रू चलाता है। तो उसके जो गुलाम है गोरी के, वो ही उसका साम्राज्य संभाल रहे होते हैं। तो कौन कौन से गुलाम हैं उसके? एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज है, कुबाचा, और एक है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को तो आप जानते होंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में या उसको क्षतिग्रस्त करने में कौन से इन्वेडर का रोल है? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब होता क्या है कि मोहम्मद गोरी चला जाता है और भारत में अपने गवर्नर अपॉइंट कर जाता है, और उस गवर्नर का क्या नाम होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ का राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दे करके वो वापस चला जाता है 1206 में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला जाता है। तो 1206 में कौन बनता है यहाँ पे? 1206 में दिल्ली को संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आकर के गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के वंशज किस किस ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। हम एक ब्रीफ नोट देखने वाले हैं, फिर आगे देखेंगे। आगे हम फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे बस। तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंश हैं, उन्होंने शासन किया। अगर हम बात करें कौन कौन से वो 5 वंश हैं, तो पहला है गुलाम वंश।
पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन चलता है 1206 से 1290। दूसरा है खिलजी वंश। ये सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, तो 1290 से 1320। तीसरा है तुगलक, तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। तुगलक के बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद के बाद में आता है आपका लोधी वंश, आखिरी वंश लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 में कौन आ जाता है? बाबर आ जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं गुलाम वंश 1206 से 1290। ठीक है, बारह सौ छः से 1290 में। अब हम देखें यहाँ पे तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है। पहला वंश कौन होता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290। तो गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है या संस्थापक कौन है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत है उसका एक इम्पोर्टेंस है, विशेष महत्व है। इसका जो स्थापना है दिल्ली सल्तनत है 1526 तक चलती है। 1206 से गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश 1526 ईस्वी तक वो चलती है। तो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः तुर्क मूल का एक दास था। बचपन में गुलाम के रूप में बेचा गया था। बाद में मोहम्मद गोरी के पास पहुंचा और अपनी योग्यता और सैन्य कौशल और निष्ठा के कारण वो मोहम्मद गोरी का एक विश्वसनीय सेनापति बन गया। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के बहुत सारे युद्धों के अंदर भाग लिया और उसमें मोहम्मद गोरी की सहायता प्रदान करी इसने। 1192 ईस्वी का जो द्वितीय पानीपत का जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हो रहा था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो जीत हासिल की उसमें इसने बहुत मदद करी थी उसकी। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन उसने द्वितीय तराइन का युद्ध जो जीत लिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी, तो भारत में जो जीते हुए प्रदेश थे उनका प्रशासन मोहम्मद गोरी अपने सेनापतियों के माध्यम से चलाता था। ठीक है, तो 1206 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। उसके कोई पुत्र नहीं था। परिणाम स्वरूप उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों के नियंत्रण में चले गए। तो भारत में स्थित प्रदेशों का शासन है किसके अंडर में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पर क्या किया? अपना अधिकार स्थापित कर लिया और स्वयं को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया भारत में स्थित प्रदेशों पर। और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करी इसने। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करी, यानी कि दोनों तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना करी और गुलाम वंश की भी स्थापना की। ठीक है, हम देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में चलता है। इसकी स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की 1206 से 1210। हम देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसे बनाया? राजधानी बनाया
राजधानी बनाया लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है, लाहौर को इसने राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक था अत्यंत उदार शासक था और दान देने के लिए प्रसिद्ध है, और इसी वजह से इसको उपाधि जो थी, इसको उपाधि लाख बख्श के लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, उसके साथ एक कुरान ख्वा की भी उपाधि इसको दी गई थी। बारह सौ दस में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए। चौगान जो कि आज के टाइम पे उसको पोलो कहा जाता है। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का कार्य या निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ये किसके सम्मान में बनवाया गया था? ये सूफी संत ख्वाजा सूफी संत थे, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके सम्मान में ये बनवाया गया था। ठीक है, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य भी करवाया था, और अजमेर में करवाया 2.5 दिन का झोंपड़ा। अजमेर में करवाया 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसका निर्माण ये इसने करवाया कहाँ पर? अजमेर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का अब आंसर देखते हैं हम, या इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो उन सब का आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे या ऑप्शन देखे, इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश नहीं था। इल्तुतमिश तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने 1211 में सत्ता संभाली थी, दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करी थी। इल्तुतमिश ने स्थायित्व और मजबूती प्रदान करी थी। ठीक है, स्थायित्व और मजबूती प्रदान करी थी। प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया था, और इसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करी थी। ठीक है, इसने स्थापना नहीं करी बल्कि दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया था। ठीक है, बलबन क्या था कि गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसने राजसत्ता की प्रतिष्ठा थी उसको बढ़ाया था, रक्त और लौह नीति है उसको अपनाया था, और विद्रोहों को कठोरता से इसने दमन किया था।
अगर हम बात करें रक्त और लौह की नीति थी, ये विशेष रूप से बिस्मार्क से जुड़ी हुई थी। बिस्मार्क ने 1862 ईस्वी में कहा था, जर्मनी के बड़े राजनीतिक प्रश्नों पर कि भाषाओं और बहुमत के निर्णय से नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन से हल होंगे। इसका मतलब ये था कि सैन्य शक्ति और औद्योगिक या हथियार शक्ति के बल पर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। मोहम्मद गौरी कौन था? इसके बारे में अभी हम ढेर सारा डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है। ये हम वैसे डिस्कस कर लिए अभी, फिर भी हम देखते हैं। एक मिनट, हमने यहाँ पे देखा था कि मोहम्मद गौरी के बारे में देख ही चुके हैं हम। इसमें हमें बेसिकली ये देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में होती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में स्थापना होती है। 1206 में स्थापना होती है। किसने की स्थापना दिल्ली सल्तनत की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, साथ में गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे, या प्रथम वंश कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? गुलाम वंश। और गुलाम वंश को दूसरा जो नाम है गुलाम वंश का, वो है मामलुक वंश। कौन सा? मामलुक वंश। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को और कौन उपाधि कौन से दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधियाँ दी गई थी कुरान खां और लाख बख्श की। कुरान खां और लाख बख्श की। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? प्रारंभ करवाया कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसके सम्मान में बनाई गई थी? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाई गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ लेते हैं कि इसने अगर इसका प्रारंभ करवाया तो इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, चौगान खेलते समय। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल कि गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या रजिया। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। ये स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, 1206 में करी। तो इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक या सबसे योग्य शासक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इस वंश को वास्तविक रूप से मजबूत, संगठित और स्थिर बनाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। क्या करने का कार्य किया था? इसको वास्तविक रूप से मजबूत करने का, संगठित करने का और स्थिर बनाने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया ना, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से औपचारिक मान्यता ली थी, जिसे दिल्ली सल्तनत को इस्लामी दुनिया में वैधता मिल गई थी। इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता प्रणाली की शुरुआत करी। ठीक है। योग अधिकारियों को भूमि कर व्यवस्था से जोड़ा। ठीक है। और राज्य को वित्तीय रूप से मजबूत किया इसने। साम्राज्य का विस्तार किया
और इसने जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया और कई और इमारतों का निर्माण कार्य इसने किया। तो ऐबक हम देख चुके थे, ये संस्थापक थे। आराम शाह ऐबक का उत्तराधिकारी था, जो कि एक अयोग्य और कमज़ोर शासक था, केवल कुछ समय तक शासन कर सका। तो इस इल्तुतमिश ने इसको हटाकर सत्ता ले ली थी। रजिया के बारे में बात करें तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, भारत की पहली महिला सुल्तान बनी थी, अत्यंत साहसी योग्य शासक थी, लेकिन इसका शासन राजनीतिक विरोधों से घिर गया और इसकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, तो इसका वास्तविक संगठक या कहें कि सबसे कुशल शासक कौन था? आराम शाह एक कमज़ोर शासक था ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला सवाल देखते हैं, चालीसा या तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया? हम सीधा पहुंच गए हैं बलबन के ऊपर। इससे पहले हम इल्तुतमिश को देख लेते। इल्तुतमिश को हम देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर। इल्तुतमिश को हम देख रहे हैं ना। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी, लाहौर से दिल्ली। तो ये क्वेश्चन पूछता कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित करी? तो इसका आंसर होता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल होता है 1211 से लेकर के 1236। ठीक है, 1211 से लेकर के 1236। इसने एक और इम्पोर्टेंट जो काम किया था ना, इसने क्या किया कि चंगेज खान का आक्रमण था ना, उससे दिल्ली सल्तनत को बचा लिया था। 1219 में मध्य एशिया पर चंगेज खान ने आक्रमण किया था। और चंगेज खान के बारे में देखो, 1219 में उसने आक्रमण किया था मध्य एशिया पर, जिसको ट्रांसिकाना, उस पर आक्रमण किया था और चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है 1227 में। इल्तुतमिश का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री, क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि निजाम उल मुल्क कौन था? ये इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री यानी वजीर था। इसका वजीर था, उसका नाम था, प्रधानमंत्री था, उसका नाम था निजाम उल मुल्क। ठीक है, इसके दरबार में एक विद्वान रहते थे, मिनाज सिराज। एक विद्वान थे जो रहते थे, या उनको शरण दी हुई थी, उसका नाम था मिनाज सिराज। इनकी पुस्तक का नाम है तबकात नासिरी। तबकात नासिरी, ये कई बार एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस। अब गुलाम वंश थे, गुलाम वंश का जो प्रमुख शासक था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक एकता प्रणाली की शुरुआत करी, इसने ना एकता प्रणाली की शुरुआत करी। इसके साथ ही इसने एक 40 जो या युग 40 सरदार कहें या तुर्क गुलाम कहें उनको, वफादार तुर्क गुलाम, कहीं पर वफादार तुर्क गुलाम या 40 सरदारों को का एक समूह बनाया और उस समूह का नाम रख दिया चहलगामी।
उस समूह का क्या नाम रख दिया? चहलगामी। ये 40 पावरफुल सरदारों का या गुलामों का समूह था। ठीक है, जो क्या करता था? जो सैन्य प्रशासन को देखता था। इसके द्वारा ही ये अपने राज्य का जो शासन प्रशासन देखता था। इसके द्वारा इसके अलावा इसने कुछ सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का था, उसको टका। चांदी के सिक्के को चांदी का जो सिक्का था उसको टंका, और तांबे का जो सिक्का था तांबे का जो सिक्का था उसको जीतल। जीतल कहा। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद में रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी होती है। इसके बाद में आती है कौन? रजिया सुल्तान। इसके बाद में आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आती है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला। पहली और एकमात्र महिला शासक। बठिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया। इसने रजिया की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रजिया और याकूत एक इथियोपियाई गुलाम था। इसने अल्तुनिया के खिलाफ अभियान चलाया। अल्तुनिया ने याकूत को मार डाला और रजिया को गिरफ्तार कर लिया और बठिंडा के किला मुबारक में कैद कर लिया। बाद में रजिया ने सुलह की नीति अपनाई और अल्तुनिया से शादी कर ली। तो बाद में अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई। तो ये कहीं जा रहे थे, तो 1240 ईस्वी के अंदर हरियाणा के पास एक जगह है कैथल। हरियाणा के पास कैथल में खोखर जनजाति की साजिश के तहत क्या होता है कि इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, फिर बीच में कुछ छोटे मोटे शासक चलते रहते हैं। फिर आता है गयासुद्दीन बलबन। फिर आता है कौन? बलबन। बलबन का शासन चलता है 1264 से लेकर के 1287। इससे पहले ये शासक बनने से पहले ये नसरुद्दीन महमूद है, उसके अधीन क्या था? नायब था। नसरुद्दीन महमूद नायब था ये। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद है, उसके अधीन नायब था। ठीक है, तो बलबन ने क्या किया ना, जो इल्तुतमिश ने चहलगानी, जिसका दूसरा नाम था चहलगानी किसने शुरू करी थी? इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। ये क्या था? एक 40 सरदारों का या 40 या वफादार गुलामों का, दासों का एक समूह था। इसको इसने कमज़ोर करना शुरू कर दिया इसने। किसने? बलबन ने चहलगानी को कमज़ोर करना शुरू कर दिया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया। धीरे धीरे कमज़ोर करके समाप्त कर दिया। इसकी शक्ति को समाप्त करके, चहलगानी को समाप्त करके या समाप्त करके, चहलगानी को समाप्त करके, मतलब इसकी शक्ति को समाप्त करके, ताज की प्रतिष्ठा, ताज मतलब क्राउन की प्रतिष्ठा को स्थापित किया इसने। इसने एक सैन्य विभाग बनाया, दीवान अर्ज।
पहले सैन्य विभाग कौन संभालता था? ये 40 सरदारों या वफादार गुलामों हैं उनका समूह संभालता था। तो उसको इसने कमज़ोर करके क्या किया, सैन्य विभाग बनाया। उसका नाम रखा इसने दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। इसने अपने आप को उपाधि दे रखी थी। किसकी उपाधि दी इसने? इसने अपने आप को उपाधि दे रखी थी। कौन कौन सी? एक तो उल्लू खां की, उल्लू खां। इसके अलावा एक और उपाधि दी थी, जिल ए इलाई। जिल ए इलाई इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसका मानना था कि जो राजा होता है वो ईश्वर की छाया या ईश्वर की कृपा पर शासन करता है। ईश्वर की छाया। बलबन जो है अपने आप को आफरासियाब वंश का, आफरासियाब वंश का, आफरासियाब वंश का बताता था, यानी कि उसका वंशज बताता था अपने आप को। आफरासियाब वंश का वंशज बताता था खुद को। इसने 2 प्रथाएं शुरू की थी, एक तो सिजदा और एक पैबोस। सिजदा मतलब राजा को साष्टांग प्रणाम करना, राजा के सामने साष्टांग प्रणाम करना। पैबोस मतलब राजा के पैर को चूम कर उनका अभिवादन करना। ठीक है। इसने एक त्योहार भी चलाया था। त्योहार था नौरोज, पारसी नव वर्ष। नौरोज या नवरोज, यह क्या था? एक पारसी नव वर्ष था। पारसी नव वर्ष था। इसकी शुरुआत करी इसने। इसके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी ना वो काफ़ी फेमस थी। इसके द्वारा नीति जो अपनाई गई थी वो थी आयरन एंड ब्लड एंड आयरन, लोहा एवं रक्त, लोहा एवं रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसका संबंध भी किससे है? बलबन से ही है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये था 1279 के अंदर, 1279, बंगाल का एक गवर्नर होता है तुगरिक बैल। बंगाल का गवर्नर होता है तुगरिल बैग। ये क्या करता है कि 1279 में बलबन के खिलाफ विद्रोह कर देता है और खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। बलबन बाद में इसको मार डालता है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि चालीसा या तुर्गान ए चहलगानी, इसका गठन किसने किया था? गठन किसने किया? आपको आंसर मिल गया होगा। गठन किसने किया था इसका? इल्तुतमिश ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये हम देख चुके हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? 1236 से 1240 तक जिसने शासन किया था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये पुरुषों की तरह मतलब ये पोशाक पहन करके दरबार पर भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है।
अगला सवाल है, रक्त और लौह नीति किस शासक से संबंधित है? ये भी हम देख चुके हैं पहले। रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा आंसर? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, बलबन। अगला सवाल है कि खिलजी वंश पे आता है अगला सवाल, कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? हम ये देख लेते हैं कि कैकोबाद है जो रक्त लोग, ये संबंधित है किससे? बलबन से। जो गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? 1287 से लेकर के 1290, कैकोबाद। कैकोबाद जो होता है ना, ये होता है बलबन का पोता होता है। बलबन का पोता होता है। किसका? बलबन का। बलबन का जो पुत्र है, जो योग्य उत्तराधिकारी होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे काफ़ी आहत हो जाता है बलबन। ठीक है। तो इस जो दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी होता है, बलबन का पोता होता है, वो कैकोबाद होता है। हम इसमें देखें महत्वपूर्ण अधिकारी है उनके देखें तो वजीर होता था। वजीर कौन होता था? प्रधानमंत्री हुआ करता था। गुलाम वंश में वजीर कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। आमील कौन होता था? आमील, या यूँ कहें कि आमील का कार्य क्या होता था? आमील का कार्य होता था संग्रह करना, राजस्व, राजस्व संग्रह करना, राजस्व संग्रह करना इसका काम होता था। नायब, नायब है वित्त को छोड़कर अन्य विभागों का जो प्रभारी होता था ना, उसको नायब कहा जाता था। मुक्ति, हाँ, जैसे मुक्ति, वाली या इक्तादार, इक्तादार ये किसे कहा जाता था? जो इक्ता या जागीर था ना, उसके प्रभारी को इक्ता, इक्ता या जागीर है उसके प्रभारी को, उसके प्रभारी को कहा जाता था क्या? मुक्ति, वाली या इक्तादार कहा जाता था। अमीर किसे कहा जाता था? अमीर कहा जाता था परगने के गवर्नर को, परगने के गवर्नर को। परगना क्या होता था? एक तरीके का राज्य होता था। परगना एक तरीके का राज्य होता था और उसके गवर्नर को आमिर कहा जाता था। इसके बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसके बाद आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश 1290 से 1320 इसका कार्यकाल होता है, इसका पीरियड होता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकोबाद है उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करी। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासन होता है 1290 से 1296। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या मलिक कफूर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के ऊपर और देख लेते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी। फिर इसका अगला
जो राजा आता है, अगला राजा क्या नाम आता है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। ये भतीजा होता है किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है। ठीक है। जलालुद्दीन के शासनकाल के अंदर ये होता है अमीर ए तुजुक। इसके शासनकाल में ये क्या होता है, अमीर ए तुजुक होता है। अमीर ए तुजुक का मतलब, अमीर ए तुजुक का मतलब है कि जो समारोह के प्रभारी होते हैं ना, समारोह के प्रभारी, उसका जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी है जो एक अमीर तुजुक था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता को समाप्त कर दिया। एकता को समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखना है कि एकता को समाप्त किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और चहलगानी को समाप्त किसने किया, बलबन ने। ये दोनों के दोनों किसने करी थी, ये दोनों की दोनों व्यवस्थाएं किसने शुरू करी थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है। देखो अलाउद्दीन ने क्या किया ना कि अलाउद्दीन ने कुछ अभियान किए थे, जैसे गुजरात अभियान किया 1298 में। अलाउद्दीन अभियान, अलाउद्दीन का अभियान देखे तो गुजरात के इसने 1298 में। रणथंबोर 1301 में। रणथंबोर के 1301 में। ठीक है। मेवाड़ किया इसने, मेवाड़ किया 1303 में। मालवा किया, मेवाड़, मालवा और जालोर। जालोर के 1311 में। साउथ की तरफ जो इसके अभियान थे, जिनमें दक्कन में इसका जो सेना है उसका नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर क्या था, एक किन्नर था। मलिक काफूर एक किन्नर था जिसने अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किया था। दक्कन अभियान के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ली थी, सिकंदर सानी। दक्कन अभियान के बाद में उपाधि कौन सी ली उसने, सिकंदर ए सानी की। सिकंदर ए सानी, सिकंदर सानी को उपाधि ली किसके बाद, दक्कन अभियान के बाद में। सिकंदर सानी का मतलब होता है कि दूसरा सिकंदर। ठीक है। दक्कन अभियान में सेना का नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। और मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी भी कहा जाता है इसको। मलिक काफूर है, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहा जाता है इसको। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में इसको खरीदा था।
इसके दरबारी कवि के बारे में बात करें, दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन ने अपने पसंदीदा दरबारी कवि खुसरो को उसने एक उपाधि दी थी, तूती ए हिंद। तूती ए हिंद की उपाधि दी थी। जो अमीर खुसरो है उसने भारत में कव्वाली शुरू करी। अमीर खुसरो है, इसने कव्वाली शुरू करी थी, कव्वाली शुरू करी। इसके अलावा ये सितार के भी जनक है, सितार के जनक, कव्वाली शुरू करी है, सितार के जनक है। खुसरो ने, देखो अलाउद्दीन ने तूते हिंद की उपाधि दी इसको, और खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तान जहां की उपाधि दी। किसको दी? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को सुल्तान ने जहां की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। अब उसमें क्या किया कि सैनिकों को, पहले क्या किया जाता था कि एकता व्यवस्था में क्या किया जाता कि जो सैनिक थे या फिर उनके जो कमांडर्स हुआ करते थे, उनको एक ज़मीन का एक हिस्सा दे दिया जाता था, जिसको एकता कहा जाता था। उसको समाप्त कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन या नकदी देने की व्यवस्था शुरू करी। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू करी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ ही इसने क्या किया कि अब जैसे हुलिया बनाने की जो प्रथा है, चेहरा या हुलिया, ठीक है, अब सैनिक है, उनको कैसे पहचाना जाए कि अपनी सेना के सैनिक है या किसी दूसरी सेना के सैनिक है? तो उसने क्या किया, सैनिक हुलिया प्रथा शुरू कर दी। हुलिया प्रथा में क्या होता था कि उसका बायोडाटा लिखा जाता था सैनिक का। ऐसे ही दाग प्रथा शुरू करी, जिसमें घोड़ों का बायोडाटा था, तो घोड़े पर निशान लगा देना, घोड़े पर निशान लगाना, जिसे पहचाना जा सके कि ये घोड़ा हमारी सेना का है। इसने क्या किया ना कि भारी कर लगा दिए, सभी ज़मीन को मापा गया और उसको माप के राज्य का हिस्सा तय किया गया। सारी ज़मीन को नापने के लिए मुक्त खराज नामक अधिकारी नियुक्त कर दिया और इसके आधार पर राज्य का हिस्सा तय किया गया और उसी के हिसाब से कर तय किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल कितने प्रकार के कर लगाए थे? इसके अलाउद्दीन खिलजी है, कहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल 5 तरह के कर लगा रखे थे। ठीक है, 5 तरह के कर कौन कौन से थे? जजिया कर गैर मुसलमानों पर, जजिया कर गैर मुसलमानों पर, ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों के ऊपर। दूसरा आता जक़ात, जजिया जक़ात मुसलमानों पर, ठीक है। तीसरा कर कौन सा था? तीसरा कर था घराई कर, घर पर कर, घराई कर जो घर पर था। चराई कर,
चराई करता पशुओं को चराने के लिए घास के मैदानों को उपयोग लेने पर लगाए जाने वाला कर। ठीक है, चराने पर जो दिया जाता था। पांचवा जो कर था वो था खैराज, जो किसानों पर लगाया गया भूमि कर था। क्या था? खैराज कर। ये था एक तरह का भूमि कर, भूमि कर था, और इसकी दर कितनी थी? 50%। ठीक है। तो इसके द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी शुरू की गई थी। क्या की गई थी? बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। इसने ऐसी व्यवस्था शुरू करी थी कि जहां पर किसी वस्तु का मूल्य इसके प्रदेश में कहीं से भी लेने पर एक ही मूल्य पर मिलता था। ठीक है। इसने कौन कौन से निर्माण कार्य शुरू किए? निर्माण कार्यों की अगर बात करें इसके, तो अलाई किला बनवाया इसने, अलाई किला, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। हजार सुतून, हजार सुतून, हजार सुतून, हजार खंभों का महल, हौज खास, हौज खास, हौज खास, सबसे इम्पोर्टेंट श्रीनगर या श्री शहर। ठीक है। दिल्ली के जो 7 शहर थे ना, 7 शहरों में से ये दूसरा शहर था, दूसरा शहर। पहला कौन सा था? तो फिर फर्स्ट था राय पिथौरागढ़। किला राय पिथौरा। ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता 1316 में, 1316 में मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में जो मलिक कफूर था, उसने सिंहासन को हथिया लिया था। अलाउद्दीन के 2 बेटे थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये 1316 से 1320 तक, और शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है, इसके 2 पुत्र थे। तो 1316 से 1320 में शासनकर्ता कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो मुबारक शाह है वो मालिक कफूर को और बाद में उमर को, दोनों को मार देता है। फिर आता है खुसरो खां। खुसरो खां क्या करता है कि 1320 में मुबारक को भी मार देता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। खुसरो खां, खुसरो खां फिर बाद में जाकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है। कौन? खुसरो खां।
खुसरो खां। ये बाद में जा कर के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या मलिक कफूर। तो क्या होगा आपका सही आंसर? सही आंसर आपको जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। सही आंसर आपका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू करी? किसने लागू करी? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? तो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। दक्षिण भारत में खिलजी विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने देखा कि दक्षिण भारत यानी दक्कन क्षेत्र में खिलजी विजय का अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, उसका नेतृत्व किसने किया? यानी कि सेना का नेतृत्व उसमें किसने किया? सेना का नेतृत्व वहाँ पे किसने किया था? मलिक कफूर ने किया था। हम पीछे देख के आ रहे हैं, मलिक काफूर ने किया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुसरो खां भी नहीं होगा, जाफ़र खां नहीं होगा, नुसरत खां नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा मलिक कफूर। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें मलिक कफूर ने जब उधर गए तो देवगिरी, देवगिरी पर यादव राज्य था, देवगिरी, देवगिरी को हराया इसने। वहाँ पे राजा रामचंद्र था, राजा रामचंद्र। ठीक है, 1308 में उसने देवगिरी के राजा, यादव वंश के राजा रामचंद्र को हराया। 1309 में वो हराता है वीर बल्लाल को, द्वार समुद्रम। वीर बल्लाल द्वार समुद्रम 1309 में। ठीक है, 1311 में वारंगल के प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव वारंगल 1311 में। और मदुरै के वीर पांडे को, वीर पांडे 1311 ईस्वी में। ठीक है, द्वार समुद्र वारंगल के होयसल राज्य को, होयसल राज्य, और यहाँ पे काकतीय वंश के शासक थे। द्वार समुद्र, खुसरो खान कौन था? अभी हमने देखा पीछे, खुसरो खान कौन था? खुसरो खान था अलाउद्दीन के जो बेटे थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, उसकी हत्या करके खुसरो खान 1320 में मुबारक को मारकर सिंहासन पर बैठ जाता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, तो ये संस्थापक है किसका? तुगलक वंश का, तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है, तो तुगलक वंश कब, तुगलक वंश है 1320 से 1414 ईस्वी तक
तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। अब क्वेश्चन आ गया, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण करी थी? तो दक्कन अभियान के बाद में, दक्कन अभियान के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण करी सिकंदर सानी की, मतलब दूसरा सिकंदर। हमने देखा, पीछे डिस्कस किया कि सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर, दूसरा सिकंदर। दक्कन अभियान के बाद में किसने उपाधि धारण करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन ने नहीं करी, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करी और बाबर ने नहीं करी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर दो, फिर जाके एक्सप्लेनेशन देखा करो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या नसरुद्दीन? बताइए। ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। क्या होगा इसका सही आंसर? तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जो खुसरो खां के नाम से, इसका नाम था खुसरो खान। इसने किसको क्या किया, किसकी हत्या करके इस सिंहासन पर बैठा था? ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये कौन था? खिलजी वंश का, खिलजी वंश का अंतिम शासक। ये रहा था 1316 से 1320। खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या करके, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करी। तुगलक वंश चलता है, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन होता है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक, आज की क्लास में यहीं तक। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल, ताकि आपको और ऐसे वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, हम मोस्टली जीके और मैथमेटिक्स दोनों के क्लासेज हैं वो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल। Thank you for watching the video.